हमारे देश को आज़ाद कराने में 7,32,000 कुर्बानी बलिदान हुए, तब जाकर ये देश हमको आज़ाद होकर के मिला। और सोचिए हमें कद्र नहीं उस आज़ादी की। जिस फर्ज को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या उनसे पहले भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या झांसी की रानी, इन लोगों ने जो फर्ज अपना समझा था, आज कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगत सिंह सिख होकर एक साइड में बैठते थे, बिस्मिल साहब एक साइड में बैठते थे, इधर ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद बैठते थे, सामने अशफाक उल्ला खान बैठते थे। ये लोग सिर्फ एक माँ की बात करते थे, लोग अपनी माँ की भी बात नहीं करते थे। कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह तो 23 साल के थे। आज 23 साल का युवा क्या कर रहा है? आज 24 साल के चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, आज 24 साल का युवा क्या कर रहा है? मैं हमेशा ये कहता हूँ, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग ईश्वरीय अवतार थे। खड़े हो रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं तो जी, क्योंकि बनारस में असहयोग आंदोलन चल रहा था, इन्होंने एक सिपाही को पत्थर मार दिया, 14 साल की उम्र थी, और पत्थर मार के उस सिपाही ने देख लिया, इनको पकड़ कर ले गया जेल में। जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर ही एक छोटा सा मुकदमा चलाया गया, क्योंकि बच्चे थे, जेल भेजा नहीं जा सकता था। और वो जेल आज भी 1888 में, बहुत पुरानी जेल है वो, मुकदमा चलाया गया। तो वो जो वहाँ पर जज बैठा हुआ था, जेल का ही था वो, उसने इनसे पूछा फिर कि तुम रहते कहाँ हो? इन्होंने कहा मैं जेल खाने में रहता हूँ। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। इन्होंने कहा तुम्हारी माता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा मेरी माँ का नाम आज़ादी है। और उन्होंने कहा कि अपना नाम भी बता दो। तब इन्होंने प्रथम बार बोला था कि मैं आज़ाद हूँ। पहले हम सिर्फ धर्म के आधार पर बटे, हिंदू मुस्लिम हुए, फिर हिंदू मुस्लिम से भी पेट नहीं हमारा भरा तो हम बढ़ गए जातियों में। जातियों से भी मुझे लगा कि अब थोड़ा सा पेट नहीं भर रहा तो अब हम भाषाओं में बदलना शुरू हो गया, भाषाओं के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब आप इतने छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं उस आज़ाद भारत की जिसका सपना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा था? लेकिन आज भारत माँ बट पता क्यों रही है? क्योंकि वो दर्द हमें नहीं पता है जो इन लोगों ने सहे, जो इनकी माँओं ने सहे, जो इनके परिवारों ने सहे। मैंने बोला भी अभी, ये लोग अपने सारे, चाहे भगत सिंह हो या आज़ाद जी, इन्होंने आज़ाद जी की माता जी को उनके जाने के बाद भी कई साल तक ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद इस दुनिया से जा चुके हैं। आज़ादी के 78 साल, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जाने कितने शहीदों की शहादत पर हमने अपने सपनों के महल को बसाया है, और न जाने कितनी और शहादतें होंगी इसे कायम रखने में। हम इस आज़ादी को समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमने वो दौर नहीं देखा जिस दौर में शहादतें हुई हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जिनकी ख़ानदान की जो नींव है ना, उस नींव में ही खून भरी हुई है, और वो खून है उस शहीद का जिसका नाम हम अक्सर लिया करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। उनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है उनका अमित आज़ाद जी। उनकी शहादत की कहानी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और आज जो देश में घट रहा है ना, उस पर उनका दिल कितना आहत है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी भी आज़ादी का ख़ास मकसद आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। अमित जी नमस्ते। बहुत बहुत नमस्कार, आपका सभी को धन्यवाद। अमित जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की लेगेसी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। वो एक पूरी कहानी है जो सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है, जिन्हें हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और आजकल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी उस मर्म को नहीं समझ सकता जिस मर्म को, जिस दर्द को आपने, आपके परिवार ने, जिस पीड़ा को सहा है। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी उस बैकग्राउंड के बारे में। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम सभी को, जो भी हमारे देशवासी हैं, देश को जो आज़ादी मिली उसमें लगभग हम कुछ लोगों को तो जानते हैं, या कुछ हुतात्मा जो क्रांतिकारी थे उनको जानते हैं। लेकिन सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो भी दर्शक हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में 7,32,000 कुर्बानी बलिदान हुए,
तब जाकर ये देश हमको आज़ाद होकर के मिला। और सोचिए हमें कद्र नहीं उस आज़ादी की। जी, और हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये भूल जाते हैं कि हम भारतीय और हिंदुस्तानी होने का जो दायित्व है, जैसा आपने अभी शुरुआत में कहा, आरंभ में, कि क्या घटित हो रहा है इस समय, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम अपना भारतीय होने का और हिंदुस्तानी होने का जो फर्ज है वो भूलते जा रहे हैं, हम विस्मृत करते जा रहे हैं। जिस फर्ज को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या उनसे पहले भी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज या झांसी की रानी, इन लोगों ने जो फर्ज अपना समझा था, आज कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा ना, हम भारतीय और हिंदुस्तानी का मतलब नहीं समझ रहे, हम अपनी अपनी कोई जात बिरादरी में फंसा हुआ है। हमें सोचना चाहिए, जब चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग शाम को खाना खाने बैठते थे, भगत सिंह सिख होकर एक साइड में बैठते थे, बिस्मिल साहब एक साइड में बैठते थे, इधर ब्राह्मण चंद्रशेखर आज़ाद बैठते थे, सामने अशफाक उल्लाह खान बैठते थे, ये लोग सिर्फ एक माँ की बात करते थे। ये लोग अपनी माँ की भी बात नहीं करते थे। क्या बात कि है? तेरी माँ तेरा रास्ता देख रही है झाबुआ में, नहीं, या भगत सिंह की माता विद्यावती देवी पंजाब में रास्ता, ये उनकी बात नहीं करते थे। ये बात करते थे सिर्फ एक भारत माँ की। इनकी एक माँ थी, सिर्फ भारत माँ, इनकी दूसरी कोई माँ ही नहीं थी। तो ये सब इस देश के लिए, इस भारत माँ के लिए अपनी जवानी इन्होंने न्यौछावर कर दी। क्योंकि देखिए क्या होता है, आज हम जैसे बैंक में जाते हैं, कोई हमसे चेक के लिए कोई हमसे पेन भी लेता है, तो हम जाते जाते उसको कह देते हैं कि भाई मेरा पेन भी वापस कर देना। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने अपनी जो सबसे कीमती होती है जान, वो तक न्यौछावर कर दी इस देश के ऊपर। तो ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने शायद सपना देखा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा हो। कहीं ना कहीं उसमें हम अभी पीछे हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। काम यही करना पड़ेगा कि बस उस सोच, उस विचार तक जाना पड़ेगा जो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, या चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या सोच करके उस अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में वो गोली मारी थी। हालांकि अभी 23 जुलाई अभी आ रही है, उनका जन्म दिवस भी है, जयंती भी है। अच्छा। हाँ, तो ये हमें बलिदान सोचना पड़ेगा कि क्या उनको क्या आन पड़ी थी। क्योंकि भारत माँ जो हमारे देश की माटी है, जैसे कृष्ण भगवान ने भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि लोग कहते हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह तो 23 साल के थे। आज 23 साल का युवा क्या कर रहा है? आज 24 साल के चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, आज 24 साल का युवा क्या कर रहा है? मैं हमेशा ये कहता हूँ, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग ईश्वरीय अवतार थे। या जो मैंने अभी कृष्ण भगवान का ये मंत्र बोला, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जब जब हानि होगी मैं अपने रूप को सृजाम में हम। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद बन के आते हैं, वो भगत सिंह बन के आते हैं। क्या बात है? वो ही रचते हैं। मैं कहता हूँ ये जो भारत माँ है, ये समय समय, मैं नहीं कहता कि आज भी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग नहीं हैं, हम इस बात को नहीं मान सकते, या भगत सिंह जी जैसे लोग नहीं हैं, क्योंकि ये धरती माँ, ये भारत माँ अपने लिए जब जब इस पर कष्ट आता है, ये अपने बेटों को जन्म देती रहती है। क्योंकि आज आप 23 साल का युवा वो जेल डायरी नहीं लिख सकता जो भगत सिंह जी ने लिखी, या 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा एक व्यक्तित्व, छोटा सा बच्चा, ये संकल्प बनारस की उस जेल में नहीं ले सकता कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये बात कह रहे हैं तो। जी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद बने कहाँ पर? चंद्रशेखर तिवारी थे वो। एक आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने चलाया, हालांकि उन्होंने वापस ले लिया बाद में। लेकिन हमारे क्रांतिकारी थे, उनको कोई चीज़ वापस लेना मंजूर नहीं थी। जो शुरू कर दिया वो शुरू कर दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, चाहे बिस्मिल साहब हो। देखिए, हम चूंकि आज़ाद जी पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सबका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सब एक थे, सबसे एक की कहानी जुड़ी थी। वो बात अलग है, चंद्रशेखर आज़ाद HRA के सेनापति थे, और ये सब बात वो लोग भी स्वीकार करते थे, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हो या भगत सिंह जी हो। बिल्कुल। बलराज उनका नाम था HRA में। खैर, तो बनारस में असहयोग आंदोलन चल रहा था, इन्होंने एक सिपाही को पत्थर मार दिया, 14 साल की उम्र थी, और पत्थर मार के
उस सिपाही ने देख लिया, इनको पकड़ कर ले गया जेल में। जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर ही एक छोटा सा मुकदमा चलाया गया। क्योंकि बच्चे थे, जेल भेजा नहीं जा सकता था। और वो जेल आज भी 1888 में, बहुत पुरानी जेल है वो, मुकदमा चलाया गया। तो वो जो वहाँ पर जज बैठा हुआ था, जेल का ही था वो, उसने इनसे पूछा फिर कि तुम रहते कहाँ हो? इन्होंने कहा मैं जेल खाने में रहता हूँ। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। इन्होंने कहा तुम्हारी माता का क्या नाम है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा मेरी माँ का नाम आज़ादी है। और उन्होंने कहा कि अपना नाम भी बता दो। तब इन्होंने प्रथम बार बोला था कि मैं आज़ाद हूँ। और वो आज़ाद जब ये वहाँ इनके बेंत पड़े, कोड़े कहते हैं, बेंत मारे गए थे, और जब बेंत पड़े और बेहोश होकर गिर गए वहाँ पर, और गिरने के बाद जो जनता थी वहाँ पर, उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया और कहा आज़ाद आज़ाद। और आज भी वो चंद्रशेखर आज़ाद है, आज भी, आज के दिन भी। तो ये इनकी वीर गाथाएं हम लोग जितनी भी कहें वो कम ही पड़ेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि जिस परिवार से आप आए हैं, आपके ऊपर एक अलग किस्म का प्रेशर भी होता होगा, क्योंकि आप उनके पोते हैं। आपके परिवार में और कोई अन्य, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में उनकी शहादत हुई है, तो उस लेगेसी को, क्योंकि अब तो स्वतंत्र भारत है, अब ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है किसी भी आज़ादी की, पर अब मुझे लगता है कि आज़ादी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होने पड़ गई है, क्योंकि अब इस आज़ादी को बरकरार रखना एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है। जैसे कि अब पहले हम सिर्फ धर्म के आधार पर बटे, हिंदू मुस्लिम हुए, फिर हिंदू मुस्लिम से भी पेट नहीं हमारा भरा तो हम बट गए जातियों में। जातियों से भी मुझे लगा कि अब थोड़ा सा पेट नहीं भर रहा, तो अब हम भाषाओं में बदलना शुरू हो गया, भाषाओं के लिए लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको जब आप इतने छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं उस आज़ाद भारत की जिसका सपना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा था? देखिए, पीड़ा होती देखकर। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि वो एक थाली में खाने वाले थे, एक भारत माँ के लिए। लेकिन आज भारत माँ बट पता है क्यों रही है? क्योंकि वो दर्द हमें नहीं पता है जो इन लोगों ने सहे, जो इनकी माँओं ने सहे, जो इनके परिवारों ने सहे। मैंने बोला भी अभी, ये लोग अपने सारे, चाहे भगत सिंह हो या आज़ाद जी, इन्होंने आज़ाद जी की माता जी को उनके जाने के बाद भी कई साल तक ये नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी आंखें भी बाद में चली गई थी। कई असंख्य क्रांतिकारी, चाहे बिस्मिल साहब हो या भगत सिंह हो, तो कहने का मतलब यही है कि जो भारत आज लोग बांट रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं, वो शायद इस भारत का जो दर्द था उस समय का, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हर चीज़ में मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। देश को राष्ट्र नीति से अगर चलाएं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि क्रांतिकारियों का भी नाम, आपने भाषा की तो बात करी, लेकिन क्रांतिकारियों का नाम भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अपने मंचों पर, अपने अपने जगहों पर। जहाँ तक हम देख पाते हैं हम रोकते हैं, जहाँ तक नहीं देख पाते नहीं रोकते। तो हमें कहीं ना कहीं, मुझे खुद भी पीड़ा है, और प्रत्येक, मैंने कहा ना अभी शुरू में भी कहा कि हमको भारतीय, पहले भारतीय और पहले हिंदुस्तानी बनने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी देश में जो एकता और अखंडता टूटती नज़र आए, तो वहाँ पर हमें अपनी जात पात या हम क्या हैं वो भूल करके सबसे पहले ये देखना चाहिए मैं भारतीय हूँ, इस हमारी माँ भारत माँ है, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक हो गया है आज। मैं समझ सकती हूँ आपके दर्द को। मैं आपको बताऊंगा, मैं एक विद्यालय में गया था अभी, कटनी मध्य प्रदेश, जस्ट अभी एक हफ्ते पहले आया हूँ वहाँ से। तो वहाँ पे एक बच्चे ने बहुत सुंदर सवाल पूछा था। उस बच्चे ने कहा, मैं उनको बता रहा था आज़ाद जी के बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ, भगत सिंह के बारे में। उस बच्चे ने कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक विद्यार्थी के रूप में कैसे लूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए चंद्रशेखर आज़ाद से मेरे लिए क्या सीख हो सकती है, मैं उनको कैसे मानूं, कौन सी उनकी चीज़ अपने अंदर उतारूं। तब उस बच्चे को मैंने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी से हम साहस सीख सकते हैं। तुम सीखना उनसे साहस, किस साहस से वो लड़े 14 साल की उम्र में। जैसे मैंने बताया अभी आज़ाद का किस्सा कैसे हुआ, और कैसे लगभग 21 साल की उम्र में उन्होंने काकोरी किया, कैसे भगत सिंह की जान बचाई वहाँ सांडर्स जब हत्याकांड हुआ, मारने स्कॉट को गए थे। उनसे सीखना दृढ़ निश्चय क्या होता है, कि एक बार ठान लिया कि देश को आज़ाद कराना है,
बचपन से ही वो झाबुआ जहाँ मध्य प्रदेश में रहते थे छोड़ के निकल गए वो अपने घर को, दोबारा कभी उधर पलट के नहीं देखा कि मेरी आज़ादी है, इसके लिए मैं काम करूंगा। या उन्होंने जो सपना लिया कि इंग्लैंड के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो आज़ाद के शरीर को भेद सके, ये उसे कहा तो ये दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए, साहस होना चाहिए और आत्मसम्मान के सामने वो कभी नहीं झुके। ऐसा नहीं हुआ कि उनको कभी अंग्रेजों ने प्रलोभन नहीं दिए, कई प्रलोभन दिए सारे क्रांतिकारी, लेकिन वो कभी नहीं झुके। उन्होंने कहा कि मैं अपने अंतिम गोली तो मार लूंगा लेकिन कभी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आऊंगा, क्योंकि उस बच्चे को भी मैंने कहा कि आखिरी गोली वो अपने साथ रखते थे हमेशा, कि जब मुझे ब्रिटिश हुकूमत लगेगा कि सामने है। उनकी पिस्टल थी कॉल्ट की पिस्टल, अभी प्रयागराज में वो रखी हुई है, कोई भी जाकर वहाँ पर देख सकता है। उस पिस्टल के अलावा, एक मैगजीन के अलावा एक गोली उनके, पहले रिवॉल्वर होता था, बाद में पिस्टल आई है, एक गोली अलग से रहती थी कि जब मुझे लगेगा कि मैं घिर गया हूं तो ये सामने वाले के लिए या ये मेरे लिए। और वही उन्होंने उस पार्क में किया। और यदि उनसे सीखना तो मित्रता क्या होती है वो सीखना, कि जब भगत सिंह को सांडस हत्याकांड के समय उनके पीछे सिपाही भी दौड़ा, वो बाउंड्री पर बैठे हुए थे और वो मारने चला तो वो उसके आगे आ गए कि इनके पीछे नहीं जा सकते हो। उसने कहा नहीं मेरी ड्यूटी, आज़ाद जी ने कहा मेरी भी ड्यूटी है, उन्होंने वहीं उसको शूट आउट कर दिया और वो वहीं पर ढेर हो गया। तो उस बच्चे को मैंने बताया हम ये अपने क्रांतिकारियों से सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सीख सकते हैं कि सबसे पहले देश है, ना हमारा परिवार है, ना कुल है, ना वंश है, ना जात है, ये हम चंद्रशेखर आज़ाद से सीखते हैं। तो उसको मैंने कहा अब तुम संतुष्ट हो? उसने कहा अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे आज़ाद जी से क्या सीखना है। ओह गॉड, आपने जो बात कही ना, मुझे लगता है ये हर भारतीय को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के सब सिर्फ सेल्फिश हो चुके हैं, अपने बारे में, अपनी सहूलियतों के बारे में सोचते हैं। जब तक हम पर आँच नहीं आती है हम उठते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप एक मुहिम के लिए निकल पड़े? पहले तो अपनी मुहिम के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगी अगला जी सवाल। जी देखिए, मैंने आपसे बताया कि जिन्होंने परिवार का तो मैं हूँ ही, वो गर्व है। दूसरी बात जो आपने कभी जिम्मेदारी की बात भी कही, तो जिम्मेदारी भी है, उसको हम प्रेशर में नहीं लेते, उसको हम गर्व में लेते हैं कि ये जिम्मेदारी हमें मिली है आज़ाद जी की लेगेसी को आगे लेकर चलने की। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती थी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था भी, जो क्रांतिकारी थे काकोरी केस में, जिन्होंने काकोरी केस में या और भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ उन्होंने एक्शन किए, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ बचपन में उनसे मैंने सब कुछ सुना कि कैसे कैसे काकोरी में कैसे कैसे वो रेल रोकी या क्या क्या इंसिडेंट हुए, उनसे सीखा। और उन्हीं प्रेम किशन खन्ना जी से वो 10 साल की सजा देके छोड़ दिए गए। और उन्हीं प्रेम किशन खन्ना जी से हमने जो हमारी HRA आज हम चला रहे हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, मीन्स हमारे पिताजी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेम किशन खन्ना जी ने ही हमारे फादर को ये सौंपी कि इसको आगे चलाते रहना। क्योंकि कई ऐसे संगठन उस समय जो बने थे, जैसे भारत नौजवान सभा बना था, भगत सिंह जी का था, वो सब किताबों में चले गए। हम किताब खोलते हैं तो देखते हैं, लेकिन HRA जैसा संगठन है जिसने देश को आज़ाद कराया और आज भी वो संगठन चल रहा है नॉन पॉलिटिकल रूप से, किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं है, ना ये स्वयं राजनीति कर रहा है। और आदरणीय राष्ट्रपति जी अभी बुलाकर उन्होंने सम्मानित भी किया था HRA को और आज़ाद परिवार को। अरे वाह जी। तो जैसे अभी आप मुझे ये वाली बात बता रहे हैं, इस मिशन पे आपके जुड़ने के पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्योंकि देखिए, जिस पीढ़ी में आप हैं, इस पीढ़ी में लोग सिर्फ पैसे कमाना, अपना बिजनेस सेटअप करना या फिर अपनी तरक्की के बारे में बात करते हैं। ऐसे में आप एक ऐसी ग्रुप के पीछे हैं जिस ग्रुप का कोई ओर छोर नहीं, मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता। क्योंकि ऐसे जितने भी आज़ादी की बातें करने वाले लोगों को लोग ना तवज्जो नहीं देते जब तक कि वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे अपने आप को स्ट्रांग ना बना लें। आप कैसे जुड़े फिर? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इसका ना ओर है ना छोर है, तवज्जो नहीं देते लोग, और ऐसे लोगों को लोग पता क्या कहते हैं, अरे पागल है, पागल है। हाँ, आपको बता दूं मैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद या उनके जो अन्य क्रांतिकारी थे, इनको भी उस समय लोग पागल कहते थे। पागल हो, कुछ नहीं होना इन लोगों का। तो कुछ करने की जो, बड़ा करने की जो शर्त है ना, वो थोड़ा सा पागल होना ही चाहिए। और देश को आज ऐसे पागलों की जरूरत है। क्या? देश को ऐसे पागलों की जरूरत है जिनको ये पता नहीं होगा क्या, लेकिन करना है, देश के लिए करना है। ऐसे पागल हमेशा होने चाहिए। दूसरी बात, हम
जो आपने स्मारक की जो अभी मिशन की बात की, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रथम जो हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारे परिवार में और भी लोग हैं अपने अपना वो काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने जो दायित्व उठाया और हमने उसको आगे बढ़ाते हुए कि सबसे पहला कि उनका एक स्मारक बड़ा होना चाहिए आज़ाद जी का। स्मारक ही क्यों? स्मारक इसलिए कि जनरेशन आगे कैसे जाने, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भी महाराष्ट्र गया था बीते कुछ महीनों में या उसके भी पहले जब हमने ये संकल्प लिया, बच्चे नहीं जान रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी को। क्या बात करें, तो हमारे सिलेबस में रहा है बचपन से। हाँ, तो भी बच्चे नहीं जान रहे थे, और वहाँ के बच्चे जो महाराष्ट्र के थे वो छत्रपति शिवाजी को तो जान रहे थे, मैंने फिर जिनका नाम लिया वो नहीं जान रहे थे। कई ऐसे अलग अलग स्टेट में गया, जहाँ पर मैं महाराष्ट्र में गया तो शिवाजी का तो बहुत सम्मान है, हमें सीखना चाहिए वहाँ से। गली गली में शिवाजी की तलवार लेकर मराठा वहाँ खड़े हुए हैं। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हर जगह हर स्टेट के जो भी क्रांतिकारी, हालांकि आज़ाद जी तो पूरे देश के क्रांतिकारी, शिवाजी पूरे देश के, तो उनका हर जगह एक बराबर से सम्मान होना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि ऐसी परिस्थिति है, तब मैंने कहा एक ऐसा स्मारक हम बनाएंगे जो संपूर्ण देश के क्रांतिकारियों का एक सबसे बड़ा विश्व स्तरीय स्मारक होगा। तो उस स्मारक को लेकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास, योगी जी के पास गए। पहले तो हम ये चाहते थे सरकार बनाए, तो महाराज जी ने बोला कि ऐसा है कि फिर हम इसमें लैंड दे सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक छोटी जमीन दी। लेकिन वो जो हमारा संकल्प है 151 फीट की चंद्रशेखर आज़ाद जी की ब्रॉन्ज की मूर्ति, वो उस जमीन पर वो नाकाफी थी, तो हमने और जमीन ली, लगभग 10 एकड़। अच्छा। में ये बन रहा है, आज़ाद जी को स्मारक है, काकोरी के पास में है, और वहीं पर जितने भी में और क्रांति, हम 7,32,000 को तो नहीं रख सकते वहाँ, लेकिन जो मुख्य हैं कोशिश कर रहे हैं कि लगभग उसमें हो। हमारे उधर महाराणा प्रताप जी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मी मेहता, तात्या टोपे, मंगल पांडे, उन सब के बारे में, या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब का उसमें हम बना रहे हैं। आपने कहा ज़रूरत क्या? ज़रूरत यही है कि कहीं किसी कोने में ये ना हो कोई बच्चा आने वाला, कम से कम कि हम तो नहीं जानते इनको, तो कम से कम अभी मैं हूँ वर्तमान में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो देख रहा हूँ। उनके सामने देश को आज़ाद कराने की मुहिम थी, उनको जो दिखा, उन्होंने कहा पहले ये ब्रिटिश हुकूमत पहले जाएगी, उसके बाद हम कोई बात करेंगे, और यही हुआ। जब तक भगत सिंह फांसी पर लटक गए, जब तक चंद्रशेखर आज़ाद ने कनपट्टी पर गोली नहीं मार ली, अंतिम सांस तक लगे रहे। वो बात अलग थी, लोगों ने मुखबरी कर, अपने ही लोगों ने मुखबरी कर दी, अपने देश के नेताओं ने मुखबरी कर दी। अभी मैं नाम लूँ तो फिर बड़ा एक बवंडर बन सकता है। मुझे लगता है नाम ले लेना चाहिए। ठीक है। आनंद भवन में जाते हैं सुबह 8:30 बजे चंद्रशेखर आज़ाद जी, कुछ रुपए पैसे की मांग करने। लोगों ने चूंकि कहा था कि वो बहुत बड़े दानी हैं, वो देते हैं, लेकिन उनको ये सीख देकर लौटा दिया गया कि तुम इस रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद नहीं करा पाओगे, ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ दो। आज़ाद जी चुपचाप वापस चले जाते हैं प्रयागराज के उसी अल्फ्रेड पार्क में, कुछ ही दूरी पर है वहाँ से। उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ नॉर्थ बाबर वहाँ पहुँचते हैं। एक उनके HRA का भी सदस्य था इसमें, उनकी मुखबरी में, जिसका नाम था वीरभद्र तिवारी। वो भी तिवारी था, आज़ाद जी भी तिवारी थे। वो और आनंद भवन से 2 पक्की मुखबरियों के कारण आज़ाद जी को शूट आउट किया गया। मीन्स बाहर से चूंकि जो जामुन का पेड़ था और उनकी जो टांग थी वो दिख रही थी, उधर मुंह करके बैठे थे, तो वो पहली गोली उनकी जांघ पर लग गई, जिस कारण वो निकल नहीं सके वहाँ पर। दूसरा जो उनका मित्र था सिराज, वो साथ में ही था। थोड़ी देर फायरिंग हुई तो आज़ाद जी ने उनको वहाँ से भगा दिया। उनका भी परिवार आजकल MP में रहता है कहीं पर। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर काफ़ी देर फायरिंग हुई, बहुत संघर्ष किया आज़ाद जी ने, बहुत लड़े। एक और इंस्पेक्टर था विशेश्वर सिंह, उसका भी जबड़ा तोड़ा उन्होंने अपनी फाइल से। लेकिन जब पहली गोली आज़ाद जी की जांघ पर लगी और पहली गोली जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चलाई नॉर्थ बाबर के ऊपर, तो उन्होंने उसके सीने पर नहीं मारी, उन्होंने उसकी कलाई पर मारी। इतना उनको तब भी था कि कोई मरना नहीं चाहिए मेरे हाथ से, तो उसका पिस्टल छूट गया, लेकिन बाकी लोगों ने शूट आउट चालू किया। फिर जो अंतिम गोली लगी बची उनके पास, वो उन्होंने वंदे मातरम कह के अपने मारी। तो ये हमारे जो आज़ाद जी थे, उनका ये मैंने बताया आपको। जब इनकी कहानियाँ सुनो ना, तो सच में ऐसा होता है कि कहानियाँ हैं और ये वो हकीकतें हैं। ये हकीकत है, बिल्कुल। ये वो हकीकतें हैं जिन पे आज हमारा देश
हम आज़ाद खड़े हैं। हम आज़ाद खड़े हैं, ये इसी पर टिका हुआ है। और जब सब कुछ संभल गया तो हम कई मुद्दों पर बात करने लगे, हम अलग अलग दिशाओं में जाने लगे, हम राजनीति करने लगे। पेट भर गया ना हमारा, पेट खुले भर में गया, सांस ले रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं। तो वो समय हम भूल गए कि किस किस प्रकार से अंग्रेज क्या क्या कानून हमारे लिए लेकर आते थे कि हम सीधे खड़े होकर चल भी ना पाए। तो इन सभी क्रांतिकारियों का हमें बहुत उपकार करना चाहिए। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के वो शब्द मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सर, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने काकोरी केस का मास्टरमाइंड थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी केस किया क्यों? काकोरी इसलिए करा कि अंग्रेजों को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इनकी ट्रेन को रोकेंगे, उसमें से खजाना लूटेंगे, उससे हथियार खरीदेंगे। दूसरा, अशफाक जी ने मना भी करा कि इससे तो हम लोग शायद डकैत साबित हो सकते हैं। तो बिस्मिल साहब ने कहा हम जो भी साबित हो, हमें अपना काम करना। तो अशफाक साहब तुरंत मान गए। उसके बाद चेन खींची और इन्होंने लिया। जब ट्रेन सुबह वहाँ पहुँची और हंगामा प्रेस में ब्रिटिश हुकूमत ने लिख दिया कि भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दी। महात्मा गांधी जी के पास सवाल पहुंचा, उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं, कुछ सिरफिरे लोग हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस तरह कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बिस्मिल साहब ने तभी ये कविता कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, और लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ना अहले हैं ना वलवले हैं ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है। और आज मक्तल में है कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, और तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ये बिस्मिल साहब की शायरी जो सारे ही लोग गुनगुनाया करते थे। बिल्कुल, जैसे भगत सिंह जी ने मेरा रंग दे बसंती चोला गाया था, तो वो उनकी थी, ये इनके शब्द थे। मैं सच बताऊं, जब देशभक्ति की बात होती है ना तो रगों में एक अलग किस्म का वो खून का प्रवाह ही चेंज हो जाता है, वो बदल सा जाता है। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो लोग देश के प्रति गद्दारी करते हैं, या जिन लोगों को अब देश की आज़ादी नहीं बस अपनी आज़ादी दिख रही है, उन लोगों के रगों में क्या खून नहीं, अब लहू नहीं, क्या पानी बहने लग गया है कि करप्शन और बाकी चीज़ों में ऊपर होते जा रहे हैं, और देशभक्ति कहीं धीरे धीरे बिकती जा रही है उनके हाथों से। ऐसे लोगों को देख करके या ऐसे लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है तो आपका खून नहीं खोलता है, बल्कि खोल के पतीले से बाहर भी हो जाता है। कई बार आपने जी आजमा दिया है कुछ? मैंने कई बार नहीं, मैं रोज आजमाता हूँ। रोज जिसे कहते हैं प्रतिदिन आजमाता हूँ, क्योंकि इनकी भरमार हो चुकी है अभी। इनको नहीं दिखता, इनको पैसे रुपए के आगे, रुतबे के आगे, राजनीति के आगे, हर चीज में राजनीति। मैं अभी आपको मैंने मिशन का बताया ना कॉन्सेप्ट, जो आजाद जी के स्मारक का चल रहा है, हमारा 210 करोड़ का स्मारक का, इसका जो बजट है, इसको लेकर मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग भी कहने वाले हैं कि ये तो ब्राह्मण थे, आप ब्राह्मणों से बात करिए, हाँ? वो लोग बनवा देंगे। मैंने कहा काश ये बात आजाद जी ने नहीं सुनी आज तक, वो नहीं सुन पाए। अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मुझे कहते हैं कि ऐसा है कि ये समय अब जा चुका है, आप जो ये झोला टांग के अभी चल रहे हो, ये वो समय नहीं, अब थोड़ा सा चेंज करो आप, अभी पॉलिटिक्स में आओ आप। तो मैंने कहा मैं जब से जन्म लिया, मैंने न कण भर न क्षण भर सोचा है जो इस राजनीति में जाने के लिए। मुझे जाना होता, मुझे बहुत ऑफर थे, मैं तभी चला गया होता। कहने लगे असल में क्या है कि देशभक्ति है नहीं किसी के अंदर। वो एक बड़े मंत्री हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा देशभक्ति है नहीं अब। तो मैंने उनसे कहा, उनके लोग भी थे ऑफिस में, उनसे मैंने कहा कि आप अपना बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ आपके अंदर कितनी देशभक्ति है कि नहीं है। तो उनके लोग भी देखने लगे थे। उन्होंने कहा मेरे अंदर तो पूरी, अगर मेरे अंदर नहीं होती मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। मैंने कहा बस इसी तरह पूरे देश के अंदर है, किसी को हम जज नहीं कर सकते, किसी को हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जितना देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देशभक्त होकर वहाँ से देशभक्त चला रही हैं, उतना ही हमारे देश के रोड पर एक ऑटो वाला भी अगर ऑटो चला रहा, वो भी देशभक्त है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में, जिनको इस राजनीति के अलावा या देश को बांटने के अलावा
आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, ऐसे ऐसी जगह भी मैं जाता हूं जहां पर लोग एक डब्बा रख करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं तुम इसमें पैसे डालो, तुम इसमें पैसे डालो, तुम इसमें पैसे डालो। वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं देश को खंड खंड करने के लिए। मुझे पता है वो क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। मैं उस बैठक में जा चुका हूं, बशर्ते उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूं। तो मैं ये कहता हूं, मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब वो इस तरह से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं देश को तोड़ने के लिए, तो हम सब क्या एक नहीं हो सकते हैं इस देश को बचाने के लिए? तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। मोटा मोटी बात यही है, क्योंकि कोई देवदूत ऊपर से आकर के इस देश को नहीं तार देगा। मैंने अभी कहा, ये भारत माँ अपने लोगों को, अपने बच्चों को समय समय पर जन्म देती रहती है। तो हमें वही उनका बच्चा ही समझ करके आज काम करना पड़ेगा और चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को अपना आदर्श मानना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता नहीं कि राजनीति में अगर आप आ जाएं तो शायद आपको ज़्यादा मदद मिले, सरकार की तरफ से मिले, या फिर आपको एक फ्री हैंड मिल जाएगा काम करने के लिए? ये बात सही है आपकी जगह पर, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने मिशन से भटक जाऊंगा, क्योंकि राजनीति में आने के बाद दिशा और दशा मेरी दोनों ही अलग हो जाएंगी। अभी जो काम हम कर पा रहे हैं वो शायद हम तब ना कर पाए, क्योंकि एक चंद्रशेखर आज़ाद एक अपने आप में ऐसा नाम है जो एक कोई 5 साल का वो नहीं है कि अभी 5 साल बाद अमित आज़ाद नहीं रहेंगे या चंद्रशेखर आज़ाद के पौत्र नहीं रहेंगे। तो मैं जो लेगेसी लेकर चल रहा हूँ वो लगभग 100 साल आज़ाद जी को हो गए हैं तब से लेकर, और मुझे लगता है आगे भी चलता रहूँगा। इस वजह से उसमें नहीं जा रहा हूँ ताकि उनके नाम पर, मेरा अमित आज़ाद को तो कुछ भी नहीं है, वो जो पीछे आज़ाद लगा उन पर कोई जरा भी उंगली ना उठे। इसलिए राजनीति में कण भर न क्षण भर अभी तक सोचा है, आगे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि उस पर कोई दाग ना आ जाए। उस दाग को बचाने के लिए आपको बहुत इमेज कॉन्शियस रहना पड़ता होगा। जी, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। आपने बिल्कुल नहीं सोचा ना कि आप राजनीति में जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लगभग आज मेरा ये सौभाग्य आपके साथ में भी मुझे करने को इंटरव्यू मिल रहा है, इसमें भी मैंने बात बोली कि नहीं, क्योंकि पहले भी हमने कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि जो काम नहीं करना वो नहीं करना। चलिए, ये बात मुझे समझ में आई। आप लोगों से क्या चाहते हैं? लोगों से मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो समझें हमारे देश को चाहिए क्या। हमारे देश को ईमानदारी चाहिए, हमारे देश को दृढ़ संकल्प चाहिए, जो हमारे क्रांतिकारियों ने दिखाया था जब उनके सामने एक सबसे बड़ी खुली चुनौती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। देश में आज भी, मैं ये नहीं कहता कि आज क्रांतिकारी जन्म नहीं लेते, देश में आज भी क्रांतिकारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनकी सरकार के पैरेलल वो संस्थाएं काम कर रही हैं। हमें भी उसी तरह से उन्हीं विचारों को, भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, या सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो शब्द थे, ये शब्द भरी जवानी में उन्होंने इसीलिए निकाले थे कि हम आज चैन की सांस ले सकें। इसलिए हमें भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हमारा है, कोई देवदूत ऊपर से नहीं आएगा। जितने भी युवा, जितने भी यूथ यहाँ से सुन रहे हैं, उनको भी मैं एक बार बिना किसी उपदेश के यही कहना चाहूँगा कि देश हमारा है, और आज इस भारत माँ ने आपको जन्म दिया है। आपके अंदर ही चंद्रशेखर आज़ाद हैं और आपके अंदर ही भगत सिंह हैं। देश को आप सबकी ज़रूरत है। आइए हम सब मिल करके बिना निसंकोच होकर पहले भारतीय और फिर हिंदुस्तानी बने, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत आभार, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इस एरा में हूँ, लेकिन जाने कैसे मैं पिछले एराज में चली गई, और वो संघर्ष देख करके मुझे अब आपका संघर्ष भी दिख रहा है कि किस तरीके से आप ही संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उन चीज़ों को वापस धरातल पे लाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। आपके इस संघर्ष के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक भारतीय के तौर पे मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हैं वो भी देशभक्त हैं, और कोई ऐसा नहीं जो देशभक्त नहीं है। सबका अपना अपना तरीका होता है देश के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए, आभार दिखाने के लिए। तो हृदय से आपका आभार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप यूं ही लगे रहिए, हम सब आपके साथ, आपके मिशन में आपके पीछे खड़े हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।